Good morning, students. Today we are going to discuss about the monopoly forms of market, and we will see the average revenue and its curve, as well as marginal revenue and its curve of the monopoly market. So there are different types of market, as we discussed earlier also. In the previous class yesterday I discussed about the different types of market which exist. For example, perfect competition market, monopoly market, monopolistic market, oligopoly market, and details of this market and how price is fixed in these different market forms will be discussed in the next chapter. However, in this chapter we are going to discuss regarding the nature, that is characteristics or properties of the market and its curve, average revenue curve, marginal revenue curve of these markets that we are going to discuss. So yesterday we discussed about the perfect competition market, and we have seen that the average revenue curve of the perfect competition market इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लोग देखे थे. आज हम लोग मोनोपोली का देखेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू in case of monopoly market. So what is monopoly market? Monopoly is a market form where there is one seller and large number of buyers. In case of perfect competition that we discussed in the previous class, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि वहाँ पे large number of buyers and sellers था, यानी कि मार्केट में जो कोई प्रोडक्ट है उसका बहुत सारा बेचने वाला था और बहुत सारा खरीदने वाला था परफेक्ट कंपटीशन. लेकिन मोनोपोली जो है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें केवल एक ही सेलर है, जो बेचने वाला है प्रोडक्ट को केवल एक है. तो मोनोपोली फॉर्म हम लोग उस फॉर्म को बोलेंगे वेयर देयर इज ओनली वन सेलर बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. लेकिन जो खरीदने वाला है वो बहुत सारा है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो बायर्स होता है वो एक नहीं होता है, बायर्स बहुत सारा होता है, एक कभी नहीं हो सकता है, लेकिन सेलर जो है केवल एक है. सो व्हेन देयर इज ओनली वन सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, दैट विल बी द मोनोपोली मार्केट. देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी. जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी. जो कमोडिटी बेच रहा है कोई फर्म, ए नाम का एक फर्म है, ठीक है, और वो जो है कोई प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यानी कि आपको यही खरीदना पड़ेगा, दूसरा आपके पास भी उपाय नहीं है. ऐसा नहीं है कि यदि ये प्रोडक्ट आप नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो आप इसके बदले में कुछ और मार्केट से खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी कि एक ही फर्म है और उसी से आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है. ऐसा नहीं कि मिलता जुलता चीज आप दूसरा से खरीद ले, ऐसा नहीं है. उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, कहने का मतलब ये है. जैसे आपको इंडियन रेलवे हुआ, तो रेलवे का क्लोज सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं है. ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे में आप नहीं चढ़ेंगे दूसरा रेलवे में आप चढ़ जाएंगे, दूसरा ट्रेन में चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है. आप ट्रेन में कहीं भी चढ़ेंगे तो आपको जो है इंडियन रेलवे में ही चढ़ना पड़ेगा. तो ये एक मोनोपोली का एग्जांपल है. उसके बाद है देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. जो नया फर्म्स है उसका एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस रहता है. एक्चुअली ये रिस्ट्रिक्शंस आपको नेचुरली हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसको कोई जबरदस्ती रोक के रखा है कि नहीं तुम जो है यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो. जो नया फर्म्स होता है जिसके पास में कैपिटल आपको कम रहता है, वो आपको उसका एग्जिस्टेंस जो है उस पर खतरा हो जाता है, क्योंकि उसको जो है उसको जो इन्वेस्टमेंट जो करेगा उसमें उसको जो खर्च पड़ेगा वो उतना नहीं कर पाता है. जो प्री एग्जिस्टिंग है उसके पास वो कैपेबल रहता है आपको प्रोडक्ट को आपको प्रोड्यूस करने में. और चूंकि ये मोनोपोली है तो वो प्राइस को अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है, तो प्राइस को कम कर देगा, ठीक है. और जिसके चलते जो नया फर्म आपका एंट्री हुआ है नया फर्म का,
वो आपको जो है लॉस में जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। न्यू फर्म्स का जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहता है, कोई आना भी चाहेगा गुड्स को प्रोड्यूस करना तो उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको प्राइस को फिक्स किया जाता है मोनोपोली मार्केट में, या फिर जो दूसरा मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मोनोपोली मार्केट में एक फर्म आपको प्राइस को फिक्स करता है, इंडस्ट्री नहीं करता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, वहाँ पे आपको इंडस्ट्री फिक्स करता था, कोई एक फर्म जो है वो फिक्स नहीं करता था प्राइस को। अ फर्म बीइंग द मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। यही चीज़ को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो एक मोनोपोलिस्ट फर्म होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर में। क्यों? क्योंकि केवल जो गुड्स जो बेच रहा है केवल वही बेच रहा है, दूसरा कोई फर्म नहीं है बेचने वाला, इकलौता है। तो यदि इकलौता है तो वो जो अपने हिसाब से प्राइस को वो फिक्स कर सकता है। वो जो है चाहेगा तो प्राइस को आपको कम करते, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए, गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए वो जो है प्राइस को आपको कम करते जाएगा, कम करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। तो प्राइस के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। मोनोपोली मार्केट में आपको ऐसा माना गया है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर डिमांड फर्म रिड्यूसेस द प्राइस। इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर डिमांड फर्म रिड्यूसेस द प्राइस। ऐसा नहीं है कि इफ देयर इज मोनोपोली मार्केट, यदि केवल एक ही फर्म है तो वो प्राइस को बढ़ा देगा, क्योंकि उसके पास में वो जान रहा है कि मजबूरी है, दूसरा कहीं से और से खरीद नहीं सकता, केवल हम ही से खरीदेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्म जो भी प्राइस आपको फिक्स करेगा वो सब उसका गुड्स बिक ही जाएगा उस प्राइस पे। ऐसा नहीं है। क्या है कि प्राइस यदि ज़्यादा होगा, यदि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े हैं कि इफ प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। तो ऐसा नहीं है कि फर्म कोई भी प्राइस को फिक्स कर देगा तो उस पर गुड्स जो है उसका सेल होगा, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए क्या करता है मोनोपोली फर्म, ऐसा माना गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल करने के लिए मोनोपोली फर्म रिड्यूसेस द प्राइस को कम करता है, ऐसा यहाँ पे कंसीडर किया गया है। डिमांड कर्व गिव्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, हम लोग डिमांड कर्व जानते हैं कि ये क्या देता है, ये नेगेटिव रिलेशन बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि इफ प्राइस इंक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेज देन डिमांड इंक्रीजेज। सो इफ अ मोनोपोली फर्म wants to sell more and more output, wants to generate more revenue, then what he or she will do? Monopoly firm will decrease the price to sell more and more goods. तो यहाँ पे पिछला हम लोग क्लास में क्या देखे थे कि परफेक्ट कंपटीशन में उसका जो आपको प्राइस कर्व था, आपको एवरेज रेवेन्यू कर्व था, वो क्या था, पैरेलल था, एक समान था। वहाँ प्राइस फिक्स था, प्राइस को चेंज नहीं किया जा रहा था। ठीक है, इसको एवरेज रेवेन्यू बोलिए या फिर प्राइस बोलिए या फिर डिमांड कर्व बोलिए, इसको जो बोलिए। तो ये डिमांड कर्व भी यही हो गया प्राइस कर्व। तो ये जो कुछ भी था ये आपको क्या था, फिक्स था, सेम था, चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे फर्म के पास में ऑप्शन ही नहीं था। देयर वर नो ऑप्शंस इन द हैंड्स ऑफ फर्म्स टू चेंज द प्राइस। प्राइस वाज चेंज बाय द इंडस्ट्री एंड फर्म्स वेर ओनली एक्सेप्टिंग। वो एक्सेप्टर था केवल। ठीक है, प्राइस टेकर था, वो प्राइस मेकर नहीं था। परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। लेकिन मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, एक मोनोपोली फर्म जो होता है वो आपको प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं होता है। ये डिफरेंस को आप दिमाग में याद रखें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में ये यूज होने वाला है। सो दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व और प्राइस कर्व ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली में कैसा होगा, इसमें घटते जाएगा आपको। तो मोनोपोली में आप कैसा बनाएंगे, तो इस तरह से घटते हुए बनाएंगे एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कर्व आपको कैसा होगा, वो घटते जाएगा। जो जो आपको आउटपुट, ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट को बेचने के लिए प्राइस को कम करते जाएगा। इसका हम लोग आगे देखते हैं। ना हम लोग अब इस डायग्राम में देखते हैं, सॉरी इस डिमांड जो शेड्यूल है, जो एवरेज रेवेन्यू शेड्यूल है उसको हम लोग देखते हैं। फिर इसका जो है कर्व है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्वांटिटी सोल्ड आपको दिया हुआ है 1 से 8 तक का दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब 1 यूनिट को बेचा गया तो उस समय एवरेज रेवेन्यू आपको 10 था, टोटल रेवेन्यू भी आपको 10 था एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 था। जैसा कि आपको पहले ही बताएं कि जो फर्स्ट यूनिट होता है वहाँ पे
टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आपको सेम होता है, ठीक है। जब 1 यूनिट रहेगा तो 0 यूनिट में नहीं, 0 यूनिट में आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको अलग अलग हो जाएगा, वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू आपको 0 होगा, इस चीज़ को याद रखना है। और आपको जो 0 यूनिट पे आपको टोटल रेवेन्यू भी 0 होगा, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू भी 0, सभी 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई गुड्स को जो है आपको प्रोड्यूस किया ही नहीं गया, बेचा ही नहीं गया, तो कहाँ से वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन जो आपको टोटल कॉस्ट था, जो हम लोग कॉस्ट पे डिस्कस करे थे, वहाँ पे 0 वैल्यू नहीं होगा, वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 0 आउटपुट पे भी आपको एडेड रहता है, मशीन्स का, फैक्ट्री का जो प्राइस होता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट को बेचा गया तो आपको एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे हम लोग देखे। फिर जब सेकेंड यूनिट को बेचा गया तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 18, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू आपको 8 हुआ, 8 बढ़ा, पहले 10 था, अब 18 हो गया, 18 हो गया, तो 8 बढ़ा। उसके बाद जो है आपको एवरेज रेवेन्यू 9 हो गया, क्योंकि 18 डिवाइड बाय 2। जब थर्ड यूनिट को प्रोड्यूस किया तो टोटल रेवेन्यू 24 हो गया, इसका मतलब 6 बढ़ा, तो मार्जिनल रेवेन्यू 6, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू आपको कम हो रहा है, जैसा कि पहले भी हम लोग देखे थे, और ये आपको फिर मिनिमम हुआ 0 के पास में, और फिर आपको ये निगेटिव होने लगा, ठीक है, निगेटिव की तरफ जाने लगा। तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल रेवेन्यू के साथ टोटल रेवेन्यू आपको इंक्रीज हो रहा है, 10, 18, 24, 28, 30, यहाँ तक। जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, तब तक आपको टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, याद रखना है। जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तब तक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। जैसे 0 होगा तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे चला जाएगा, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू आपको निगेटिव होने लगेगा तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू कम होने लगेगा, ठीक है। लेकिन एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपको हमेशा कम होते जाएगा, 10 पहले था, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3। क्यों यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है वो क्यों कम हो रहा है, मोनोपोली फर्म में एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है, यानी कि प्राइस कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कम कर रहा है। जो मोनोपोली फर्म है, जो एक ही फर्म है गुड्स को बेचने वाला, और उसका जो है आपको सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर रहा है, उसका प्राइस को कम करते जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए। ऐसा कंसिडर किया गया, ऐसा माना गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बेचने के लिए जो मोनोपोली फर्म है वो प्राइस को कम करता है, सस्ता कर देता है, ताकि सस्ता होगा, ज़्यादा ज़्यादा बिक्री होगा, ज़्यादा ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे ऐसा कंसिडर किया गया, इसीलिए जो एवरेज रेवेन्यू है वो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एज मोर एंड मोर गुड्स आर सोल्ड, मीन्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड आर सोल्ड, इट्स एवरेज रेवेन्यू इस प्राइस डिक्रीजेज, नीचे होता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इसका कम होते जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मोनोपोली फर्म wants to sell, wants to generate more and more revenue by reducing its price, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही कारण है। Now next one is relation between total revenue and marginal revenue। अब total revenue and marginal revenue में क्या क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं। When MR is falling positively, TR increases at diminishing rate, और when TR rises, MR is positive। यहाँ पे आपको इस बात को याद रखना है कि when MR is falling positively, MR तो यहाँ पे फॉल होगा ही, because it is monopoly forms of market, and monopoly में क्या होता है, marginal revenue जो है, जो प्राइस है that will decrease, वो आपको फॉल करते जा रहा है as more and more output is sold। तो यहाँ पे TR टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन किस रेट में इंक्रीज करेगा, डिमिनिशिंग रेट में। वाई डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि MR जो है वो आपको घट रहा है इसीलिए। और TR तब तक आपको राइज करेगा जब तक कि आपको MR क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही MR आपको 0 होगा, TR विल बी मैक्सिमम, एंड व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव देन टोटल रेवेन्यू विल बी व्हाट, विल स्टार्ट फॉलिंग। जैसे ही MR नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल रेवेन्यू आपको कम होने लगेगा, घटने लगेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। So when MR is 0, total revenue is maximum and constant. When MR becomes negative, TR starts decreases. जब तक MR नेगेटिव नहीं होगा तब तक जो है आपको टोटल रेवेन्यू आपको इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। MR आपको पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है, तो टोटल रेवेन्यू आपको इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट। When MR becomes 0, then total revenue will be maximum, and when MR
becomes negative, then TR total revenue starts decreasing. Now अब इसका हम लोग कर्व देखते हैं कि कर्व में जो है आपको किस तरह से कर्व में आपको इसको दिखाया जाता है। नौ इस इंफॉर्मेशन को हम लोग जो यहाँ पे इस ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। सी इनिशियल में आपको जो है टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट पे आपको इंक्रीज कर रहा है। व्हाई? बिकॉज एमआर इज फॉलिंग, एमआर इज डिक्रीजिंग। जब एमआर का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 हो गया तो टीआर का वैल्यू क्या आपको यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। जैसे ही एमआर आपको निगेटिव होने लगेगा यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे जाने लगा मार्जिनल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू आपको क्या हुआ यहाँ पे डिक्रीज होने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा। तो ये आपको रिलेशन है मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू के बीच में, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now next is relation between average revenue and marginal revenue. Now in the previous slide we have discussed the relation between marginal revenue and total revenue. Now we are going to discuss the relation between average revenue and marginal revenue. Average revenue and marginal revenue में क्या आपको यहाँ पे relation है। So as firms sell more by lowering the price, AR falls with increase in sale. जैसा कि हम लोग देखें कि मोनोपोली मार्केट में यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, एक फर्म को सेल करना है, तो क्या करता है वो एवरेज रेवेन्यू की यानी कि प्राइस को वो कम करते जाता है। ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में नहीं था। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द प्राइस ऑफ द गुड वाज फिक्स्ड, ये फिक्स था, वो कांस्टेंट था, वो चेंज नहीं हो रहा था। एज ए रिजल्ट एमआर फॉल्स एंड इज लेस देन एआर, और यही कारण है कि मोनोपोली मार्केट में आपको एमआर आपको क्या होता है, लेस रहता है, डिक्रीज होता है आपको, एंड एवरेज रेवेन्यू जो है आपको वो भी धीरे धीरे आपको घटते जाता है। AR फॉल्स व्हेन MR इज लेस देन AR। अब MR AR में क्या रिलेशन है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या रिलेशन है। आपको MR जो है AR आपको तब तक फॉल्स करेगा, तब तक MR जो है नीचे की तरफ जाए, जब तक आपको MR इज लेस देन AR। MR मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू जब आपको एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू से कम रहेगा तो AR आपको एवरेज रेवेन्यू आपको फॉल करना चालू हो जाएगा। एमआर कर्व इज स्टीपर देन एआर कर्व। जो एमआर कर्व को ज्यादा स्टीपर होगा, स्टीपर का मतलब हुआ कि ये आपको इट विल बी मोर पैरेलल टू वाई एक्सिस, मीन्स वाई एक्सिस की तरफ जो ज्यादा झुका हुआ रहेगा। ये इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे देखो यदि ये आपको वाई एक्सिस है, ये आपको एक्स एक्सिस है, तो ये ज्यादा आपको स्टीपर है। देखिए ये ज्यादा स्टीपर हुआ, ये आपको कम स्टीपर हुआ, ये फ्लैट हुआ, तो ये आपको हो गया मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और ये हो गया आपको एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है। तो ये आपको इसका ज्यादा टेंडेंसी है कि वाई की तरफ जो ज्यादा पैरेलल हो, ठीक है, वाई की तरफ जाए ज्यादा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टीपर। एमआर कर्व इज मोर स्टीपर एंड एआर कर्व इज लेस स्टीपर, मीन्स मोर फ्लैटर। एआर कर्व ज्यादा फ्लैटर है, फ्लैट है ज्यादा वो। तो यहाँ पे एमआर कर्व इज स्टीपर देन एआर कर्व। एमआर कैन फॉल टू 0 एंड बिकम्स नेगेटिव बट एआर ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज इसको आपको याद रखना है कि हम लोग देखें टोटल रेवेन्यू आपको फॉल कराते हैं, लेकिन एमआर आपको 0 हो जाएगा। एमआर मार्जिनल रेवेन्यू आपको यदि निगेटिव भी हो गया तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस है वो आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस कभी निगेटिव आपको नहीं होगा। निगेटिव प्राइस पे आप कोई चीज को नहीं बेचेंगे। तो यही कारण है कि आपको एवरेज रेवेन्यू जो है वो कभी भी आपको निगेटिव नहीं होगा। इस चीज को आपको याद रखेंगे। Now see the diagram. This is the diagram of average revenue and marginal revenue. यहाँ पे हम लोग देखें कि एवरेज रेवेन्यू आपको फॉल कर रहा है एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी आपको फॉल कर रहा है, दोनों फॉल कर रहा है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा तेजी में फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू आपको केवल एक गुड का, एक यूनिट का प्राइस को बता रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू जो लास्ट यूनिट को बेचा जा रहा है, एक यूनिट को, उसका प्राइस को बता रहा है, लास्ट यूनिट का। जबकि एवरेज रेवेन्यू जो एवरेज की बात किया जा रहा है, ये जो है आपको जितना भी गुड्स आप बेच चुके हैं वो सभी का एवरेज प्राइस, सभी के ऊपर में उसका प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसीलिए एमआर कर्व में ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कर्व में कम चेंज हो रहा है, क्योंकि वो प्राइस जो है आपको सभी के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसी के चलते हम लोग पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि यदि एमआर में ज्यादा चेंज हो रहा है तो एआर में एवरेज में कम चेंज होगा, एक समान चेंज नहीं होगा। And this is the reason that MR curve is more steeper. Okay,
ज़्यादा फॉल कर रहा है इन कंपेरिजन टू AR कर्व। सेकेंड चीज, MR कैन बी जीरो, ठीक है, जीरो हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कर्व आपको जीरो एंड नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे। इसके अलावा और भी फॉर्म्स है, जैसे आपको मोनोपोलिस्टिक फॉर्म्स है, ओलिगोपोलिस्टिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट मार्केट के बारे में, मोनोपोलिस्टिक के बारे में हम लोग जो है देखेंगे। हालांकि वो जो है मोनोपोली की तरह जो मिलता जुलता है, लेकिन दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन का कुछ यहाँ पे फीचर्स है, कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको मोनोपोली का है, और दोनों को कंबाइन करके मोनोपोलिस्टिक आप बना सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल्स में कल आपको हम बताएंगे कि किस तरह से मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपको एवरेज रेवेन्यू किस तरह का होता है, मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह का होता है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक होता है उसमें भी एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू लगभग आपको मोनोपोली की तरह ही होती है, लेकिन मोनोपोली से आपको वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।